नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 10 एनसीईआरटी जिसमें भूगोल वाला समकालीन भारत भाग 2 जो है वो हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 जो है संसाधन और विकास, इसका आधा भाग हमने पढ़ लिया था। आधा भाग इस क्लास में हम देखेंगे। इसमें जो पहले भाग में हमने जो पढ़ा उसका भी हम रिवीजन करेंगे। लास्ट में आपके कमेंट भी देखेंगे कि आपकी कोई जिज्ञासा है या आपने कोई सवाल पूछा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई पूछना हो तो आप उसको भी हम चर्चा करेंगे। और जैसे आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मृदा के बारे में है। तो नॉर्मली हम देखें कि हमने पहले क्या पढ़ा। तो पहले हमने पढ़ा था कि भाई संसाधन जो है वो क्या है, ठीक है, मानव संसाधन। और उसके बाद में हमने देखा इसमें 3 अहम बिंदु थे। एक तो था सतत पोषणीय विकास, याद आ गया होगा आपको। सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और आने वाली जो पीढ़ियां हैं भविष्य का ध्यान में रखते हुए संसाधनों का दोहन किया जाए, वो है सतत पोषणीय विकास। याद आ गया होगा आपको। दूसरी जो अवधारणा थी इसमें वो था एक रियो डी जेनेरो सम्मेलन, रियो सम्मेलन जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, जो कि 1992 में हुआ था और ब्राज़ील में हुआ था। उसी में एक निकल कर आया एजेंडा 21, वो निकल कर आया। और फिर हमने देखा कि जो संसाधन है उनके किस प्रकार से जो है वो रक्षा हो। जैसे मृदा जो है, मिट्टी को कहते हैं मृदा, तो ये भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मिट्टी, सॉइल, जो कि ऊपरी परत होती है ज़मीन की, जो लाखों सालों की प्रक्रिया से बनती है, उसका संरक्षण भी ज़रूरी है। तो अगले पार्ट में आज हम पढ़ेंगे मृदा के बारे में कि भी मिट्टी क्या है, कैसे बनती है, कितने इसके प्रकार हैं। प्रकार की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी जो कि नदियों के आसपास वाले इलाकों में होती है, मरुस्थलीय मिट्टी जो कि राजस्थान जैसे प्रदेशों में कुछ इलाकों में पाई जाती है। एक हो जाती है जैसे लाल और पीली मृदा जो कि पहाड़ी वाले इलाकों में पाई जाती है। एक हो जाती है लेटेराइट मृदा जो कि अपने कुछ तटीय भागों में, मेघालय में, वहाँ पाई जाती है लेटेराइट मृदा। एक मिट्टी का प्रकार जो है इसमें आ जाता है काली मिट्टी, जो कि कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, जो मुख्यतः महाराष्ट्र और अन्य आसपास के छत्तीसगढ़ और क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर अगला महत्वपूर्ण बिंदु इसमें आएगा कि भी मृदा जो है बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, तो इसका कटाव हो रहा है। कटाव को बोलते हैं अपरदन। कटाव कैसे हो जाता है? हवा से, आंधियाँ चलती हैं, नदियों का पानी आता है उससे, अत्यधिक सिंचाई है उससे, अत्यधिक पशुचारण से, अन्य कई और भी हैं उनसे। फिर इसका जो संरक्षण है मृदा का वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी की परत नहीं बचेगी तो फिर कृषि कैसे होगी और फिर खाएंगे क्या लोग। तो इसलिए मृदा का संरक्षण जो है, अपरदन से बचाव के जो उपाय है वो भी हम पढ़ेंगे। तो एक बार पुनः आप नज़र डालें सरसरी नज़र से, सरसरी दृष्टि डाल लेते हैं कि संसाधन क्या है। उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, समाप्य के आधार पर नवीकरण अनवीकरण, स्वामित्व के आधार पर निजी सामुदायिक आदि, विकास के आधार पे। संसाधन में 2 प्रकार, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में नवीकरण अनवीकरण, ठीक है। उसके बाद में सतत पोषणीय विकास हमने पढ़ा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, रियो डी जेनेरो हमने पढ़ा, एजेंडा 21 हमने पढ़ा। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी एक विद्यार्थी ने पूछा है कि क्या ये DSSB या KVS एग्ज़ाम आप देते हैं उनमें भी उपयोगी है क्या? बिल्कुल, NCERT जो है ये वही है। आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की, RS की कर रहे हैं, या फिर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी है, ये तो बेसिक चीज़ है NCERT। संसाधन का नियोजन विवेकपूर्ण तरीके से हो, ठीक है। और संसाधन जो है भारत में नियोजन किस प्रकार से हो, संस्थागत प्रयास, ढांचागत प्रयास। गांधी जी का यह कथन है कि लालच की पूर्ति जो नहीं हो सकती, डिवीजन हो गया ना। भारत का 43% भाग मैदानी इलाका है, 27% पठारी है, 30% जो है वो पहाड़ी है। ये भी हमने पढ़ा था। और ये कुछ और प्रयास थे, क्लब ऑफ रोम और ब्रूट, ये नाम उच्चारण में थोड़ी दिक्कत हो रही है, 1987 वाला सतत पोषणीय विकास। और उसके बाद में जो है जैसे 1992 वाला जो है पृथ्वी सम्मेलन, ये सब। और उसके बाद में जो है भारत में पर्वत पठार मैदान वाला इलाका, ये हमने देख लिया। प्रति भूमि जो हम छोड़ते हैं वो, और ये भूमि का उपयोग बढ़ रहा है, ये हमने देख लिया। हरियाणा पंजाब में ज़्यादा जो है वो कृषि, गहन कृषि होती है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33%
वन जो है वो होने चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ भूमि निम्नीकरण, हालांकि मृदा हम अब पढ़ेंगे मगर ये पहले ही हमने पढ़ लिया था किताब में जैसा दे रखा है। तो अब हम मृदा के बारे में देखते हैं। मृदा जो है मिट्टी, और लास्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। तो नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण का मतलब ये है कि मृदा की परत जो है वो टूटती है तो वापस भी बनती है अगर उसका ढंग से जो है वो संरक्षण किया जाए। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में, जैसे अपनी मिट्टी है तो थोड़ा सा ऊपर का जो हिस्सा है ना वो उपयोगी है, इसका पौधों की जड़ें होती है कृषि वगैरह फसल के लिए, बाकी नीचे का जो है उसमें उतने पोषक तत्व नहीं होते। तो कुछ सेंटीमीटर बनने में भी लाखों साल लगते हैं। कैसे बनती है? चट्टानों के टूटने से मिट्टी जो है वो बनती है। तो मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच यानी ज़मीन का कहाँ पहाड़ी इलाका है, कहाँ नीचा है, ऊंचा है, जनक शेल यानी चट्टान, संस्तर शेल जो परतदार चट्टानें, जलवायु का भी फर्क पड़ता है, वहाँ गर्मी ज़्यादा है कि वहाँ ठंड ज़्यादा है, वनस्पति का फर्क पड़ता है, पेड़ पौधे वगैरह, और अन्य जैव पदार्थ जैसे चाहे वो जीव जंतु हो, छोटे जीव हो, वो सब सूक्ष्म जीव हो, ये सब जो है मृदा बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। क्या क्या चीज़ें? जलवायु है, चट्टानें हैं, ठीक है, उच्चावच है, जैव पदार्थ है, ये 3-4 चीज़ें। एक ह्यूमस नाम आता है कि भाई ह्यूमस क्या होता है। जिस मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा होगा वो मिट्टी उपजाऊ होगी पेड़ पौधों के लिए, फसलों के लिए। ह्यूमस का मतलब है कि ज़मीन के अंदर जैसे जीव जंतु है, चाहे अब जीव जंतु मतलब पेड़ पौधों के पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, छोटे जीव है, सूक्ष्म जीव है, मछलियाँ हैं, कोई और जीव जंतु है, उन सब के अवशेष दबते जाते हैं और वो क्या है, उनका कार्बन वगैरह भी बनता है, तो उनमें कई तत्व जो है वो होते हैं। तो ह्यूमस का मतलब हो गया जैव मृदा। मृदा में जैव तत्व है, सीधा सा देखें ना, जीवों के अवशेष, तो वो ह्यूमस कहलाते हैं। अब जैसे ये मिट्टी का आप मान लीजिए कि भाई ये पृथ्वी का हिस्सा है, तो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपरी मृदा हो गई, फिर उसके नीचे उप मृदा मतलब चट्टानें आ जाती हैं, उसके नीचे और कुछ चट्टानें आ जाती हैं जो थोड़ी थोड़ी क्षय का मतलब अपक्षय यानी उसका जो है वो कटाव होता है, और फिर ये जो है अपक्षय रहित चट्टानें, ये ज़मीन के बीच वाला हिस्सा है, नीचे वाला जिनका होता नहीं है, उनका मतलब कटाव नहीं होता। इसके ऊपर वाले का कुछ होता है, इनका होता है, ये कटाव से बनती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें आगे जो है वो मृदाओं का वर्गीकरण कि भी मिट्टी कितने प्रकार की है। तो हमने देखा कि जो इलाका जहाँ पे नदियाँ वगैरह है, आप ध्यान रखना, नदियाँ वगैरह है वो इलाका मैदानी इलाका कहलाता है, और नदियों के आसपास जो मृदा होती है वो होती है जलोढ़। क्यों? देखो नदी में होता है जल, तो जलोढ़ मृदा जो है ये कहलाती है। इस मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं, दोमट। कई जगह कांपीय मिट्टी भी इसको कहते हैं, कांपीय मृदा जो है वो भी कहलाती है, कांपीय मृदा। और ये जो दोमट मिट्टी है ये बहुत उपयोगी है फसलों के लिए, बहुत उपजाऊ है, ठीक है ना। तो संपूर्ण उत्तरी मैदान में जो है ये पाई जाती है। अभी हम मैप में भी देखेंगे, उत्तरी मैदान का मतलब हो गया जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु वाला जो इलाका है वो, जिसमें उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, कुछ उत्तराखंड का भाग आ गया, पश्चिमी बंगाल आ गया, कुछ राजस्थान का इलाका, यानी जो नदियों वाला इलाका है वो इलाका कहलाता है जलोढ़ मृदा। ये यहाँ चित्र में दिखाया गया है, हालांकि यहाँ थोड़ी सी गहरी है, ये गहरा काला इसका रंग दिखाया गया है, मगर इसका आप ये मान लीजिए कि मिट्टी का जो कलर है हल्का पीला और हल्का सा कालापन लिए हुए ये होती है। और इसकी खास बात में हम क्या देखते हैं कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये 3 बड़ी नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती है। उनके द्वारा लाए गए निक्षेप क्या होते हैं? नदियों के साथ में नदियाँ आती है, पहाड़ों से आते हुए, तो साथ में अपने साथ में कंकर, पत्थर, मिट्टी लाती है, तो वो निक्षेप कहलाते हैं। उसके अलावा पूर्वी तटीय मैदान, दक्षिणी भारत का जो मैदान है पूर्वी पश्चिमी, उन इलाकों में भी, जैसे महानदी है जो कि उड़ीसा में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उनके डेल्टा क्या होते हैं? जो क्षेत्र, नदी का जो क्षेत्र जहाँ से बहती है और वो समुद्र में मिलती है, उसके आसपास का इलाका, तो वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो मुख्यतः कहाँ मिलेगी जलोढ़ मृदा? उत्तरी भारत
कि गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु वाला मैदान, दक्षिणी भारत में गोदावरी कृष्णा कावेरी का जो डेल्टा वाला इलाका है जो कि पूर्वी घाट में, वहाँ पे जलोढ़ मृदा मुख्यतः मिलेगी। इसमें खेती किसकी होती है, तो ये उपयोगी है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें गेहूँ अच्छे से बोया जा सकता है, चावल भी इसमें बोए जा सकते हैं अच्छे से। और इसकी आयु के आधार पर, जैसे हम नदियाँ हैं हजारों लाखों सालों से बह रही है, तो कुछ मिट्टी पुरानी होगी कुछ नई होगी। तो जलोढ़ मृदा के दो प्रकार होंगे, पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। पुराने को कहेंगे बांगर और नए को कहेंगे खादर। अब आप कैसे भी ट्रिक से याद रख लो, जैसे राजस्थानी भाषा में पुराने को कहते हैं बोदा, तो बोदा से बांगर, बै से बोदा, बै से बांगर, और फिर बच गई वो खादर। तो खादर और बांगर ये क्वेश्चन एग्जाम में कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो खादर क्या है, बांगर क्या है, बाबर क्या है, तो ये कक्षा 9 की एनसीईआरटी भूगोल वाले में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होते हैं, महीन कण होते हैं इस मिट्टी में। तो ये पानी को क्या है, सोख लेती है और पानी का वाष्पन कम होने देती है मिट्टी। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना की मात्रा भी पाई जाती है। गन्ना, चावल, गेहूँ आदि के लिए उपयोगी है, दलहन के लिए भी उपयोगी है। तो यहाँ गहन कृषि होती है, इसलिए जनसंख्या भी ज़्यादा, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, तो जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो समझ गए जलोढ़ के बारे में आप। जल वाली मृदा है और नदियों के आसपास पाई जाती है। अगली जो मृदा है वो है काली। काली मृदा का मतलब ऐसा नहीं कि इसका रंग एकदम काला होगा, जैसे सीमेंट का जो कलर होता है, राख का जो कलर होता है, लगभग वैसा सा आप मान के चलिए, मतलब सलेटी कलर। तो इसको रेगर या रेगुर मृदा भी इसको कहते हैं। और इसमें कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखो यहाँ उल्टा याद रह जाएगा, मिट्टी है काली और कपास होता है सफ़ेद, ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट आप याद रख लेना। तो काली कपास भी इसको बोलते हैं। ये मुख्यतः अपने को दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार कौन सा है, जैसे भारत का जो हिस्सा है दक्षिणी भारत का, उसमें जो बीच में जो त्रिभुजाकार का लगभग जो हिस्सा है उसे दक्कन का पठार कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, एमपी का भाग आ गया। तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र इसी में है, ये मालवा एमपी वाला भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो तीन आप याद रख सकते हो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। काली मिट्टी में एम और छत्तीसगढ़ आप जैसे CH याद रख सकते हो कैसे भी। अब थोड़ा सा इस मैप को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं 2-3 प्रकार और है वो। अब ये काली मिट्टी का हिस्सा है, इसके क्या होता है कि बारिश आती है ना, तब तो ये चिपचिपी सी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत महीन कण होते हैं और पानी कोई सोख लेती है, उड़ने नहीं देती, वाष्पन नहीं होने देती। और जब बारिश नहीं होती है, सूख जाती है, तो ये चिपचिपी होने की वजह से, जैसे सीमेंट आप देखते हैं उसमें दरारें आ जाती हैं, तो वैसे इस मिट्टी में भी आपको देखेंगे कि सूखने के बाद में इसमें दरारें आ जाती है, फिर इसमें हवा भर जाती है। जैसे पानी आएगा तो फिर हवा के थोड़े थोड़े बुलबुले भी निकलते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में भी काली मिट्टी देखने को मिलेगी। काली मृदा में बहुत महीन कण होते हैं, महीन कणों को कहते हैं मृत्तिका। देखो मृदा यानी सोइल, मृत्तिका मतलब मिट्टी के बहुत महीन कण, और इसकी नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा मिट्टी महीन होगी उतना ही उसमें पानी, जैसे यहाँ पाउडर है या आटा जैसे गूंथते हैं, मोटा आटा, एक बारीक पिसा हुआ मैदा, तो वही बात है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। तो देखो चूना और पोटास तो आप सभी मिट्टियों में लिख सकते हो, तो ये आप ध्यान में रखें। दरारें पड़ जाती है, चिपचिपी होती है, तो ये हो गई काली मिट्टी। काली मिट्टी महाराष्ट्र वाला इलाका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कपास के लिए उपयोगी है। ऐसा नहीं कि केवल कपास ही यहाँ बोएंगे, और भी चीज़ें बो सकते हैं, मक्का भी और भी, मगर कपास के लिए ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है। लाल और पीली, लाल और पीली में मतलब हल्का लाल और हल्का पीला रंग। तो ये लाल रंग आप सोचिए जैसे पहाड़ी है, तो पहाड़ी का रंग सामान्यतः आप देखते हैं कि भूरा या लाल होता है। तो पहाड़ियों के चट्टानों के कटने से ये मिट्टी जो है वो बनती है। नदियाँ आती है, बहती है, पत्थर आते हैं तो उनके साथ में। तो ये दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा आग्नेयी चट्टानों से ये बनी है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी ये कुछ मिलेगी। पहाड़ी पद, पहाड़ी वाले इलाकों में भी मिलेगी। इसमें लोह धातु जो है वो इसमें ज़्यादा पाया जाता है, आयरन।
इसलिए इसका आप रंग जो है आप देखते हो लोहे का सा रंग होता है ना लाल, उसमें फिर जंग वंग भी आ जाता है, तो वैसा सा कलर इसका। और फिर पानी की वजह से इसका रंग थोड़ा पीला भी हो जाता है, तो लाल पीली मिट्टी। अगली है लेटेराइट, जो कि इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पाई जाती है। तो लेटेराइट लेटर शब्द से बना है, जो कि ग्रीक भाषा, ग्रीक यानी यूनान जो प्राचीन काल में जो था वहाँ की भाषा। एक होती है भाषा जो है वो लेटिन, जो कि रोमन साम्राज्य की भाषा थी, रोमन साम्राज्य की। तो लेटर का मतलब था ईंट, ईंट का सा कलर होता है। ईंट का कलर कैसा होता है? हल्का लाल। अब आप कहेंगे फिर लाल पीली में इसमें क्या अंतर है? फ़र्क है, इसकी गुणवत्ता के आधार पे फ़र्क है इसमें। तो ये इसका कलर भी हल्का लाल सा भूरा सा कलर होता है इसका। ये गर्म इलाके जो है उष्णकटिबंधीय है, जैसे राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र हो गया, भारत में कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र जो है वो हो गया, जिसमें मुख्यतः दक्षिणी भारत वाला इलाका, केरल वगैरह का इलाका, तो वहाँ पर ये पाई जाती है। इसमें क्या है, लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी होती है और अम्लीय होती है, ये याद रखना, अम्लीय है। इसका पीएच लगभग 6 या उससे ज़्यादा होता है। और ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, मेघालय वहाँ के इलाकों में पाई जाती है। यहाँ पर सदाबहार वन भी मिलते हैं, क्योंकि यानी मिट्टी अच्छी है, ये बारिश अच्छी होगी तो मिट्टी भी अच्छी होगी, अच्छे पेड़ पौधे होंगे, ह्यूमस भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, इन मृदाओं में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक वाला हिस्सा है, केरल वाला हिस्सा है, तमिलनाडु वाला हिस्सा है, वहाँ के पे चाय, कॉफ़ी, और केरल में काजू वगैरह उनकी भी खेती इसमें की जाती है। तो चाय, कॉफ़ी, काजू के लिए लेटेराइट, आप ऐसे याद रख लो, ईंट है आपके पास, उसके ऊपर आपने काजू रख दिया प्लेट में नाश्ते के लिए, और साथ में वहाँ चाय या कॉफ़ी की प्लेट रख दी, तो आपको याद रह जाएगा। और ये जो ईंट आप लाए हैं वो आप दक्षिणी भारत से, केरल वाला इलाका है, तटीय इलाका है, वहाँ से लाएं, ऐसे आप ट्रिक से याद रख लेना। और वैसे भी काजू वाजू आपको याद रह जाएगा कि दक्षिण भारत में होते हैं। मरुस्थलीय मृदा, जो मरुस्थलीय इलाका है राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पे पाई जाती है। इसका रंग थोड़ा लाल और भूरा सा होता है, थोड़े महीन इसमें कण होते हैं, थोड़े ऐसे दानेदार सी होती है, और नमक की मात्रा भी इसमें होती है, क्योंकि यहाँ पे खारे पानी की झीलें हैं वो, और जलवाष्पन ज़्यादा होता है, क्योंकि मोटी मिट्टी है, तो आप सुबह पानी डालो शाम तक वो सूख जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, क्योंकि मोटी है, दानेदार है, पेड़ पौधे यहाँ ज़्यादा रहे नहीं, तो ह्यूमस भी कहाँ से आएगा, नमी भी कम रहेगी। कैल्शियम की मात्रा इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे इसमें नीचे जाते हैं वैसे वैसे, चट्टानों की वजह से, चूने की वजह से। ये मरुस्थलीय मृदा है, पेड़ पौधे, खेजड़ी, बबूल वगैरह उस इलाके में। हालांकि ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ भी नहीं होता, यहाँ भी खेती होती है अगर बारिश अच्छी हो और सिंचाई हो, तो यहाँ भी जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में जो मृदा है वो है तो वैसे मरुस्थलीय, मगर फिर भी कुछ उसमें महीन है, तो वहाँ गेहूँ, चावल जैसी चीज़ें भी उगाई जाती है। अब आ गई वन मृदा, यानी जो वन वाला इलाका है, पेड़ पौधे हैं घने, उस इलाके में, अब पेड़ पौधे घने हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, वो इलाका वन मृदा जो है वो होगा। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो है देखने को मिलती है, पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं वहाँ। इनमें भी अप्रदन ज़्यादा होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी से पानी आएगा ढलते हुए, तेजी से चट्टानें आएगी तो मिट्टी की परत तो टूटेगी ऊपर से, तो अप्रदन यानी मिट्टी की कटाव मिट्टी का। अब है मृदा अप्रदन और संरक्षण। तो इससे पहले हम अब पुनः वो मैप देखते हैं जिसमें कि हमने इन मिट्टियों को पढ़ा है, तो आपकी रिवीजन हो जाएगा। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हिमालय वाला इलाका है, तो यहाँ पे पर्वतीय मृदा पाई जाती है। अभी अभी हमने पढ़ा था वन और पर्वत वाली मृदा, देखो ये दिया हुआ है। अगली है जलोढ़। जलोढ़ का जो है इलाका, यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी है, अच्छा जल की मात्रा है, नदियों वाला इलाका, तो ये पूरा मैदान है गंगा यमुना वाला, और इधर ये सिंधु वाला, तो ये इलाका है उत्तरी भारत का, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है, कुछ उत्तराखंड भी हो गया, बिहार, पश्चिमी बंगाल ये हो गया, कुछ ये राजस्थान का इलाका, चंबल के आसपास वाला, कुछ गुजरात का इलाका, कुछ ये तटीय इलाका, इधर वाला नहीं है, इधर वाला नहीं है, इधर वाला है। ये तो है लेटेराइट मृदा। इधर वाला जो तटीय इलाका है, पूर्वी तट, ये पश्चिम है और ये पूर्व है, पप्पू याद रखें आप, पप्पू।
तो पूर्वी जो तटीय इलाका है इसमें जलोढ़ मृदा है, ये देखिए यहाँ तक। तो इस प्रकार से आप जलोढ़ मृदा, कुछ ये इलाका ब्रह्मपुत्र वाला, तो ये जलोढ़ मृदा। लाल और पीली, अब ये LP लाल पीली, ये पठार जो है, पठार का पूर्वी हिस्सा, जैसे यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये आ गए, कुछ झारखंड का हिस्सा आ गया, क्योंकि ये तो कोई राज्य के अनुसार तो है नहीं, और कुछ ये पूर्वोत्तर भारत, तो ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी आपको पता है हिमालय का वाला इलाका है, तो ये लाल और पीली मृदा जो है वो पाई जाती है। काली मृदा इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जाता है। ये बीच वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा, थोड़ा गुजरात का हिस्सा। अब कुछ हल्के फुल्के इधर उधर भी, आपको मुख्यतः यहाँ पे महाराष्ट्र और MP, थोड़ा छत्तीसगढ़ का हिस्सा, ये याद रखना है। उसके बाद में लेटेराइट भी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो L लगाया है मैंने और गोला किया है, वो लेटेराइट है। ये जो PDF है हाईलाइट की हुई, ये आपके लिए नोट्स, आप सीधा इसका रिवीजन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के साथ ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें लेटेराइट में पश्चिमी तट केरल वाला आ गया, काजू अभी हमने पढ़ा था, ईंट, काजू, चाय, कॉफ़ी, थोड़ा सा ये हिस्सा आ गया, थोड़ा ये हिस्सा मेघालय वाला भी आ गया, थोड़ा पश्चिमी राजस्थान, यहाँ राजस्थान का दे नहीं रखा, जब हम राजस्थान पढ़ते हैं तो वहाँ भी मिलती है। तो ये हो गई लेटेराइट। पुनः देख लो, पूर्वी तट पे जलोढ़ है, क्योंकि देखो नदियाँ जाती हैं यहाँ से, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो नदियों का डेल्टा वाला क्षेत्र है वो जलोढ़ है। इधर है लेटेराइट, ठीक है, इधर ईंट पड़ी है, जैसे याद रख लो। और शुष्क, ये शुष्क हो गई। तो मेरे ख्याल से इस नक्शे को देखने के बाद में आपका कन्फ्यूजन और दूर हुआ है। काली, लाल पीली, जलोढ़, पर्वतीय, शुष्क, लेटेराइट, जलोढ़, लेटेराइट, जलोढ़, ऐसे। अब हम देखते हैं मृदा अप्रदन, कि भाई मिट्टी जो है, मिट्टियाँ हमने पढ़ ली, इतने प्रकार की है। अब इन मिट्टियों की हम सुरक्षा नहीं करेंगे तो फिर ये रहेगी कैसे? तो इसका ऐसा नहीं कि मिट्टी कहीं चली जाएगी, नीचे वाली हिस्सा तो रहेगा पर वो उपजाऊ नहीं रहेगा। तो जैसे देखो ये अवनालिका अप्रदन, अप्रदन का मतलब होता है कटाव। अब तेज़ बारिश आती है, आपने देखते हैं ना ऐसे खड्डे से सड़क के किनारों पे हम देखते हैं अक्सर, तो ऐसे मैदानों में भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ वाली उपजाऊ मिट्टी तो गई बह के आगे, उपजाऊ वाला हिस्सा जो था मेन वो। तो एक तो कटाव, एक बहाव की वजह से मृदा का अप्रदन होता है। वन का उन्मूलन, क्योंकि पेड़ होते हैं ना, उनकी जड़ें मिट्टी को बांध के रखती है, पेड़ नहीं है तो फिर वो वन की उन्मूलन की वजह से, ये बड़ा कारण है। पशुचारण, ज़्यादा पशुचारण, क्योंकि पशुओं के जो खुर होते हैं उनसे फिर उसका ऊपरी हिस्सा टूटता है। निर्माण कार्य करते हैं, पुल बनाया, मकान बनाया तो भी, खनन करते हैं तो गहरे खड्डा हो गया वो भी। तो ये 3-4 कारण है मृदा अप्रदन के। आपसे पूछ लें कि भाई मिट्टी का कटाव के कारण बताओ अप्रदन के, तो खनन हो गया, पशुचारण हो गया, उसके अलावा जैसे बहाव से भी हो गई, बहाव से ये, उसके अलावा वन उन्मूलन, मैन ऑफ वन वाला ज़रूर याद रखना। और इसके साथ ही पवन, हिम नदी और जल मृदा अप्रदन कहते हैं। जैसे जल से भी हो जाता है, पवन से भी अप्रदन हो जाता है, हवाओं से, आंधियों से। हिम नदी, नदी के साथ में बर्फ आई मान लो जैसे, उससे भी। तो अगर बारिश से या पानी से होता है उसे अवनलिका, नली मतलब जैसे नालियाँ होती है ना, वैसे नालियाँ सी बन जाती है, तो अवनालिका हो गया। और जहाँ नदियाँ तेज़ी से पहाड़ों से नीचे गिरती है, ज़मीन से तेज़ी से निकलती है, तो वहाँ पे फिर बड़े बड़े खड्डे से हो जाते हैं, उसे कहते हैं उत्खात भूमि, यानी आप खड्डा याद रख लेना, मतलब बड़े बड़े खड्डे से हो जाते हैं। ये राजस्थान में है ना, चंबल नदी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो चंबल है ना वो करती है। ये आप देख सकते हो जैसे कि पेड़ पौधे ऊपर रह गए, इनकी जड़ें इधर आधे गिर रहे हैं इधर, और ये इतना हिस्सा जो है ना, इतना क्या यहाँ तक ये हिस्सा पूरा कट के नदी से आ गया, ये पानी है यहाँ पे। तो अब ये यहाँ तो कोई कृषि हो नहीं सकती, हालांकि नदी उपयोगी है, पर मिट्टी का कटाव हो जाता है, वो बात है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। एक हल्का अप्रदन होगा ऊपरी हिस्सा, तो उसे चादर अप्रदन, जैसे पतली चादर बिछाते हैं ना बेडशीट, तो ऊपर वाला हिस्सा गया तो चादर, गहरे खड्डे हो गए तो उत्खात, और नालियाँ सी होगी तो अवनालिका। तो 3 टाइप इसमें आ गए। हवा से हो रहा तो पवन, तो ऐसे मतलब को ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। ढाल वाले, अब इसका बचाव कैसे करें? तो जैसे ढाल वाली भूमि है, ढाल है मान लीजिए,
तो उसमें समोच्च रेखाओं में, अब ढाल में अगर हम ऐसे कृषि करेंगे तो पानी तो सीधा जाएगा, तो इसके लिए इसमें आड़ी कृषि जो है ना, समोच्च सीढ़ीदार, ऐसे हमें कृषि करनी चाहिए। तो एक तो वो उपाय है बचाने का। दूसरा उपाय तो समोच्च हो गया ना, याद रखना, मृदा अपरदन को बचाने के लिए ढाल वाले इलाकों में। हिमालय वाला इलाका है उसमें सीढ़ीदार कृषि, सीढ़ीदार मतलब जैसे इस प्रकार से। अब आप कहेंगे इसमें भी फिर जैसे इसमें फिर आड़ी लगा दी, ऐसे आड़ी धारियाँ, फिर यहाँ रुक गए तो यहाँ से हुआ नहीं, आगे हो गया, तो ऐसे सीढ़ीदार कृषि। और फसलों के बीच में घास की पट्टी भी रखते हैं पहाड़ी इलाकों में। जैसे मान लो यहाँ फसल बो दी, फिर थोड़ी घास रख दी, फिर फसल बो दी, फिर थोड़ी घास छोड़ दी, तो इससे क्या है कि वो पानी यहाँ घास तक रुक गया, फिर आगे वाली फसल का नुकसान नहीं हुआ। जो ढाल वाले इलाके हैं वो पेड़ों को भी लगाया जाता है, पेड़ों को, तो पेड़ों की क्या है वो रक्षक मेखला बन जाती है। तो समझ गए आप। पुनः देख लो मृदा, मिट्टी कैसे बनती है? लाखों सालों की प्रक्रिया से, चट्टानों के टूटने से बनती है। मिट्टी में कई पोषक तत्व होते हैं जो कि हम संरक्षण में करना चाहिए। मिट्टी के हम देखें, काली मिट्टी कपास वगैरह के लिए, जलोढ़ मिट्टी मैदानी इलाकों में, लेटेराइट मिट्टी केरल वाला इलाका, उष्णकटिबंधीय इलाका, उसके अलावा जलोढ़ हमने देख ही ली, पूर्व तट भी हो गया, लाल और पीली मिट्टी हो गई, तो आप पर्वतीय मृदा होगी, मरुस्थलीय मृदा होगी, जैसे वो मैप है ना आपके दिमाग में अपने आप रिपीट होगा। फिर मिट्टी के कटाव के कारण और मिट्टी का जो है संरक्षण कैसे हो, तो कटाव के कारण में पवन हो गया, नदियाँ हो गई, ठीक है, और मेन तो वो पेड़ पौधे वाला यानी कि वनोन्मूलन, रक्षा के लिए सीढ़ीदार कृषि, समोच्च कृषि, ठीक है, और रक्षक मेखला पेड़ों की वगैरह वगैरह। अब हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आप ABCD की तरफ मत देखो। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कौन सा मुख्य कारण है? पंजाब में देखो वन का उन्मूलन वाला तो है नहीं, पशुचारण भी नहीं है, गहन खेती और अधिक सिंचाई क्या है? हालांकि दोनों है तो मिलते जुलते, पर अधिक सिंचाई जो है, यहाँ पे मैंने ख लिख दिया क्या, पंजाब में मुख्य कारण जो है यहाँ पे आ जाएगा अधिक, अच्छा ख, ये हाँ क और ख इधर है नीचे, क ख ग गए से हैं, तो ख। किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? तो देखो हरियाणा, पंजाब यहाँ तो होगी नहीं, मैदानी इलाका है, उत्तर प्रदेश के मैदान होगी नहीं, पहाड़ी इलाके में होगी सीढ़ी, तो उत्तराखंड उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, जहाँ कपास की खेती होती है? तो जम्मू कश्मीर में तो है नहीं, पहाड़ी है। राजस्थान में है, थोड़ा बहुत है, पर मुख्य रूप से नहीं है, राजस्थान में मरुस्थलीय मुख्य रूप से। झारखंड में भी नहीं है, तो महाराष्ट्र उत्तर हो जाएगा। झारखंड में कौन सी हो गई? कुछ तो हो गई जलोढ़ और कुछ लाल पीली। काली मृदा महाराष्ट्र है मुख्यतः, जो कि यहाँ पर भी क ख ग ये वाला उत्तर है। 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़। मुख्य रूप से फसल कपास। पूर्वी तट के नदी डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो आप याद कीजिए, पूर्वी तट में जलोढ़ है और पश्चिमी तट में लेटेराइट है। तो जलोढ़, इस मृदा की 3 विशेषता, उपजाऊ होती है, गेहूँ चावल उगा सकते हैं, पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, खादर बांगर, इसमें गन्ना चावल उगा सकते हैं, ऐसे आप कोई भी चीज़। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या करेंगे? तो वही है सीढ़ीदार कृषि, समोच्च कृषि, तो समोच्च सीढ़ीदार, ठीक है। ये बड़े प्रश्न है, ये पुनः रिवीजन है। जलोढ़ में बांगर, खादर, बांगर पुरानी, खादर नई। मृदा अपरदन क्या है, मृदा संरक्षण क्या है, मृदा के प्रकार जलोढ़, काली, लाल पीली, लेटेराइट, वन और मरुस्थलीय। कैसी लगी क्लास? क्लास 2 क्लास में हमने पाठ 1 जो है वो पूरा कर लिया है। कुल 7 पाठ है इस किताब में, छोटी किताब हमने ली है ताकि पूरी की जा सके। अब हम थोड़े से आपके कमेंट्स देख लेते हैं कि आपने जो है वो क्या लिखा। तो मेरे ख्याल से 11-12 क्लास जो है, यानी कि 5-6 घंटे में, 6-7 घंटे में ये 10वीं की किताब पूरी हो जाएगी आपके भूगोल वाली, ठीक है। अब विद्यार्थियों ने कमेंट किया, जैसे अर्जुन जी ढाका ने कहा जय जाम्बू जी की, आपको भी गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। और राखी ने कहा है सर मैं DSSB यानी दिल्ली का जो बोर्ड है, दिल्ली के टीचर बनने के लिए दिल्ली में, उसकी तैयारी करूं तो ये क्लास हेल्पफुल है क्या? बिल्कुल हेल्पफुल है। KVS, दिल्ली, IAS, RS, अभी ये तो देखो बेसिक चीज़ है। अब ये तो जियोग्राफी का टॉपिक है, तो बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से होता है।
बड़ी बड़ी भारी भरकम किताबों की बजाय। और जो बच्चे 10वीं के हैं वो उनको भी ध्यान रखें कि आगे जाकर भी ये किताबें रिपीट करनी है, इसलिए आप पढ़ेंगे अच्छे से। अर्जुन जी ढाका ने लिखा बहुत खूब, थैंक यू। सुनीता ने लिखा सर ये DSSB के लिए बिल्कुल होगी, मैंने रिप्लाई किया यहाँ पे। हमारा रिप्लाई आएगा तो उस लोगों से आएगा। सर EO परीक्षा के लिए मार्च अप्रैल की सूजस, बिल्कुल अशोक जी करवा देंगे। सूजस भी में जो है वो अब आ गई है तो करवा देंगे। सुनीता जी ने लिखा है सर आप फर्स्ट ग्रेड पेपर की हिस्ट्री पढ़ाएं, ज़रूर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री से मैं लेक्चरर हूँ, ज़रूर पढ़ाएंगे। नमस्ते कहा है। PS ज्ञान ने थैंक यू बोला है। अनिता जी ने फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री, बिल्कुल अनिता कुमारी जी। मामराज जी ने, ये मेरी तरफ से यानी चैनल की तरफ से ये जो है ना हार्ट वाला चिन्ह दिया जाता है, समय मिलता है तो हम कर देते हैं। काजल ने लिखा बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू। इन्होंने रिपीट भी किया, देखो 43% मैदान, आप लिख देते हैं ना 30% पर्वत 27% पठार, तो आपको याद हो जाता है। और भी कोई आपकी जिज्ञासा हो, कोई चीज़ समझ में नहीं हो, कमेंट करें, उसका अगले वीडियो में जवाब देंगे और रिप्लाई यहाँ भी करेंगे। साथ ही जैसे कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप केवल तारीफ़ ही करें, आपको कोई कमी लगे, कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद।